तो चलिए आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में बात करते हैं 1905 से 1950 तक के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। ये कोई बोरिंग हिस्ट्री का लेक्चर नहीं है, बल्कि 45 सालों का एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड सफर है जिसने आज के भारत की नींव रखी। आइए बिना किसी देरी के सीधे इस सफर में गोता लगाते हैं। इस 45 साल के लंबे और घने इतिहास को आसानी से डिकोड करने के लिए हमने इसे 4 लॉजिकल हिस्सों में बांटा है: अर्ली रेजिस्टेंस और जलियांवाला, असहयोग से पूर्ण स्वराज, गोलमेज से भारत छोड़ो, और आखिर में इंडिपेंडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, शुरुआती प्रतिरोध और जलियांवाला। 1905 से घटनाओं की एक बहुत ही क्लियर चेन बनती हुई दिखती है। अगस्त 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल विभाजन अनाउंस कर दिया। रिजल्ट, कलकत्ता के टाउन हॉल से विदेशी चीजों का बॉयकॉट शुरू हो गया। अक्टूबर में जब ये पार्टीशन लागू हुआ तो उसे विरोध में रक्षाबंधन दिवस की तरह मनाया गया। इसके बाद 1907 का फेमस सूरत अधिवेशन हुआ और फिर 1909 में मोहरले मिंटो एक्ट आया, जिसने भारत में कम्युनल इलेक्टोरेट यानी सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत कर दी। अब इस सूरत अधिवेशन के पॉलिटिकल क्लैश में एक बड़ा ही दिलचस्प एंगल है। 1907 में रासबिहारी घोष की अध्यक्षता में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल के बीच स्प्लिट हो गया। इसे आप आइडियोलॉजी का ब्रेकअप कह सकते हैं। लेकिन कमाल की बात देखिए, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे, ये ब्रेकअप एक पैचअप में बदल गया। और तो और, इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग के साथ भी ऐतिहासिक पैक्ट साइन हुआ। इसके बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत वापस आए। इसी दिन को हम आज प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। 1917 में उन्होंने चंपारण में तिनखटिया सिस्टम के खिलाफ अपना पहला सफल सत्याग्रह किया। फिर 1919 में आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, जिसने प्रांतों में ड्यूअल सिस्टम या द्वैध शासन लागू कर दिया। और उसी साल अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग का वो दिल दहला देने वाला नरसंहार हुआ। इस नरसंहार के पीछे के गुस्से को समझने के लिए बस ये 3 शब्द काफी हैं: न अपील, न दलील, न वकील। ये 1919 के रॉलेट एक्ट का कुख्यात डिस्क्रिप्शन था। लिटरली एक ऐसा क्रूर कानून जिसने पूरे देश के गुस्से को चरम पर पहुंचा दिया और जो सीधे तौर पर जलियांवाला बाग की त्रासदी का ट्रिगर पॉइंट बना। यहीं से हम एंटर करते हैं अपने दूसरे सेक्शन में, असहयोग से पूर्ण स्वराज। 1920 में पूरे जोश के साथ असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ। लेकिन फिर फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना होती है और गांधी जी अचानक इस आंदोलन को वहीं रोक देते हैं। इस सडन ब्रेक का असर यह हुआ कि एक नई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तहत 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बना ली। इसके ठीक अगले साल 1924 में बेलगाम अधिवेशन हुआ, और ये इसलिए इतना खास है क्योंकि ये इकलौता अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता खुद महात्मा गांधी ने की थी। अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स तो चल ही रही थी, लेकिन इसके पैरेलल एक आर्म्ड स्ट्रगल भी अपनी पूरी ताकत पर था। 1925 के काकोरी ट्रेन एक्शन के इन चेहरों को देखिए: राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और चंद्रशेखर आजाद। ये नाम उस दौर की असीम क्रांतिकारी ऊर्जा और ब्रिटिश सत्ता को दी गई डायरेक्ट चुनौती के सबसे बड़े प्रतीक हैं। पॉलिटिक्स में अगला बड़ा जंप 1927 में आया, जब साइमन कमीशन बना। क्योंकि इसके 7 मेंबर विदेशी थे, इसलिए देश भर में साइमन गो बैक के नारों से इसका जबरदस्त विरोध हुआ। इसके जवाब में 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की। लेकिन टर्निंग पॉइंट आया 1929 के लाहौर अधिवेशन में। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पहली बार पूर्ण स्वराज की बहुत ही क्लियर डिमांड रखी गई और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस डिक्लेयर कर दिया गया। चलिए अब तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, गोलमेज से भारत छोड़ो। 1930 के दशक में घटनाओं का एक बहुत ही दिलचस्प डोमिनो इफेक्ट दिखता है। मार्च 1930 में साबरमती से दांडी मार्च शुरू हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव पड़ी। इसके बाद मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, जिसने गांधी जी के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने का रास्ता साफ किया। और फिर सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और BR अंबेडकर के बीच वो क्रूशियल पूना पैक्ट साइन हुआ। अब इस इतिहास के पन्नों में एक बेहद ही भावुक कर देने वाला पल भी है। ये शब्द सुनिए: वह मोहब्बत भी बड़ी कमाल की रही होगी, जिसका रांझा भगत सिंह और जिसकी हीर आज़ादी रही होगी।
ये 23 मार्च 1931 की उस तारीख को एक ट्रिब्यूट है जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हंसते हंसते इस देश के लिए फांसी का फंदा चूम लिया था। इसके बाद आया वो भूचाल जिसने ब्रिटिश राज की जड़ें हिला दी, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त को जब ये शुरू हुआ तब भारत के वाइसरॉय थे लिनलिथ को। अंग्रेजों ने तुरंत काउंटर किया ऑपरेशन जीरो आवर से और रातों रात सारे बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया। लेकिन पब्लिक रुकी नहीं, क्योंकि तब तक वो ऐतिहासिक नारा गूंज चुका था, करो या मरो, डू और डाई। फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, इंडिपेंडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। इस विशाल जिम्मेदारी के लिए 3 मेंबर्स थे, पैथिक लॉरेंस जो इसे हेड कर रहे थे, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स। इन्होंने ही हमारी संविधान सभा का बेस तैयार किया। और ये जो नंबर है ना 389, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये संविधान सभा के लिए डिसाइड की गई टोटल सीट्स थीं। और मजे की बात यह है कि ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रेशियो पर तय की गई थी, हर 10 लाख की आबादी पर 1 सीट। इसके बाद की टाइमलाइन बहुत तेजी से भागती है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली मीटिंग सच्चिदानंद सिन्हा की अस्थायी अध्यक्षता में हुई। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। लेकिन फिर 3 जून 1947 को माउंटबैटन ने पार्टीशन यानी 2 राष्ट्र योजना अनाउंस कर दी और आखिरकार 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हो गया। अब 1949-1950 की सर्दियों के उन आखिरी एडमिनिस्ट्रेटिव कदमों को देखिए। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान रेडी हुआ और 16 आर्टिकल्स तुरंत लागू कर दिए गए। 24 जनवरी 1950 को फाइनल सिग्नेचर हुए और राष्ट्रगान तथा राष्ट्रगीत को अडॉप्ट किया गया। 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान देश में लागू हो गया और ठीक 2 दिन बाद 28 जनवरी को भारत का सुप्रीम कोर्ट फॉर्म हुआ। तो इस 45 साल के अथक संघर्ष को डिकोड करने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। बलिदानों और लगातार प्रयासों के इस इतिहास को देखकर आज हम जिन डेमोक्रेटिक राइट्स को इतनी आसानी से इस्तेमाल करते हैं, उनकी असली कीमत क्या है? ये आज़ादी और ये संविधान बहुत बड़ी कीमत चुकाकर मिले हैं। इस विचार के साथ आज का ये हिस्टोरिकल एक्सप्लेनर हम यहीं ख़त्म करते हैं।